है। ओ atom is neutral because the same number of electron and proton. Baki atom has two parts, nucleus and shells. Nucleus has a positive charge and shell has a negative charge due to the presence of electron. And why the nucleus is positive? Due to the presence of proton. Acha. Relative charge and relative mass. What are relative charges and relative masses? ये exact mass नहीं होता, obviously. आपने पहले भी IGCSE में देखा है, ये एग्जैक्ट मास नहीं होता। एग्जैक्ट मास का मतलब ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट चार्ज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स। ओके, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, मास भी होता है, वो भी फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि जो है ये वाली लाइन बड़ी है या छोटी है, तो आप कहोगे कि किससे कंपेयर करवाएंगे ना हम। इसी के साथ में अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से और मैं आपसे पूछूं ये बड़ी है या छोटी है, तो आप बोलोगे ये लाइन छोटी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप इससे कंपेयर करवा रहे हो। हम रिलेटिव टर्म की बात कर रहे हैं, तो इससे आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि यार इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। कितना है ये हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपका यूनिट 1 का स्पेसिफिकेशन वो कहता है कि बस आप रिलेटिव चार्ज की बात करो, बस रिलेटिव मास की बात करो, छोड़ दो आप एग्जैक्ट वैल्यूज को, ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है, माइक्रोग्राम्स में है। हमें हमें उसका कोई काम नहीं है। relative mass basically is giving an idea कि electron is the lightest particle, electron is the lightest particle। कितना? 1840 times lighter than that of proton and neutron। इतना lightest particle है ये। तो एक आइडिया हो गया हमें, तो वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि लेट्स सपोज इसका वेट है 85 केजी, या इसी तरह से अगर मैं यहां आ जाऊं तो इसका वेट है 50 केजी। तो बजाय इसके कि जब मैं किसी थर्ड पर्सन को ये बात समझाऊं इन दोनों के बारे में, तो मैं कह सकता हूं ना कि B इज हैवियर देन A, B इज हैवियर देन A, B इज हैवियर देन A। अब कितना है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन को आइडिया हो गया है कि ये हैवी है और ये लाइटर है। तो आपको भी आइडिया हो गया ये देखने के बाद कि इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये हैवी पार्टिकल है, इनका मास ज्यादा है। तो ये एक रिलेटिव मास हम इसलिए कहते हैं कि हमें आइडिया हो जाए, बस एग्जैक्ट की जरूरत हमें नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं प्रोटॉन नंबर पर या एटॉमिक नंबर पर। प्रोटॉन नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और व्हाट इज एटॉमिक नंबर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज प्रोटॉन नंबर, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, which is represented by Z। और of course Z आपको बताएगा कि how many electrons and protons we have in an atom। वही जो होता था हम जो पहले पढ़ते थे, nothing is new। लेट सपोज अगर मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर 12 है, तो इट मींस दैट उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 प्रोटॉन्स होंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि Z आपको दो इंफॉर्मेशन देगा, प्रोटॉन की भी और इलेक्ट्रॉन की भी। इसी तरह से हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट मींस दैट इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ मास नंबर पे। मास नंबर स्लैश न्यूक्लियॉन नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अच्छा, इसमें क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लोग इसको मिक्स कर रहे होते हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास इज समथिंग एल्स एंड मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर इज समथिंग एल्स।
एटॉमिक मास इज द relative atomic mass, यानी mass of anything compared to carbon 12. और ये क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मास नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता क्योंकि इट्स द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और ऑब्वियसली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एक होल नंबर होता है. तो जब आप होल नंबर को सम करोगे तो वो भी क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा. ऑब्वियस सी बात है. लेकिन जो एटॉमिक मास है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल दूं तो क्लोरीन की एग्जांपल है. क्लोरीन का मास होता था 35.5. इफ यू रिमेंबर, 35.5 वो रिलेटिव एटॉमिक मास था. उसको तुम मास नंबर कहोगे? ऑब्वियसली टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हो आप फिर, क्योंकि मास नंबर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है. इसका तो आंसर कभी डेसिमल है. या तो आप फिर ये बोलो कि हाँ सर, कि प्रोटॉन भी कभी कभी आपने सुना है कि प्रोटॉन 1.5 है या न्यूट्रॉन 0.5. इम्पॉसिबल सी बात है ना, ये तो होल नंबर होते हैं. ऐसे ही अगर मैं कहूं कि यार जो हम भी हैं ह्यूमन बीइंग्स, या तो एक है या तो दो हैं, ये 1.5 का तो कोई चक्कर नहीं है ना इसमें. ऑब्वियसली ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हैं. तो मास नंबर विल ऑलवेज बी द होल नंबर, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो डेसिमल में होता है. तो इनको मिक्स जो है ना आपने नहीं करना. ओके, सो if we want to find out the number of neutrons, so which would be equal to a minus z, यानी कि mass number minus proton number, mass number minus proton number. तो ये आपको न्यूट्रॉन दे देगा. सिंपल सी बात है. we did a lot of examples, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपाउंड एग्जाम्पल भी हम कर लेते हैं. कंपाउंड एग्जाम्पल मींस, होपफुली आपको ये तो पता ही होगा ना कि अगर हम आपको कोई भी एलिमेंट देते हैं, लेट्स सपोज वी हैव एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर इज 13 और इसका मास नंबर इज 27. ओके, सो so the smaller number is the proton number, like atomic number, and bigger number is the mass number, that is 27. तो प्रोटॉन नंबर ने आपको दो चीजें बता दी, इलेक्ट्रॉन भी बता दिया, प्रोटॉन भी बता दिया. ओके, और न्यूट्रॉन आपने कैसे निकाला? कि आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया, यानी a माइनस जी को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए. बड़े कॉमन सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये. तो कभी भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने होंगे तो हम इसी पैटर्न पे जो है वो चल रहे होंगे. So let's suppose we have this silicon, proton number is 14 and the mass number is 28. So I can say that electrons are 14, protons are 14, neutrons are 28 minus 14, that is equal to 14. Simple. बड़ी सिंपल सी बात है ये. तो ये हमें सिलिकॉन पता लग गया. ओके, अच्छा ये तो है एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स आर न्यूट्रल, What about ions? We have two types of ions, positive and negative, like cations and anions. Cations positive, anions negative. तो उसमें what we have to do, cations means उन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है. Anion means उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है. Anion has more electrons than protons and cations have less electrons than proton. Okay, anions में more electrons than protons, cations में more protons than electrons. Simple सी बात है. तो let's say if I give you phosphorus, of course phosphorus has a -3 charge, so it means that -3 means it has gained 3 more electrons. Initially it had 15 electrons, but after gaining 3 more electrons, now we have 18 electrons, and protons the same, 15 है ना, and neutrons would be equal to the same, like 31 minus 15. देखो चार्ज आने से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है. चार्ज आने से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, ना प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ता है ना न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ता है. याद रखना, ओनली इलेक्ट्रॉन विल चेंज, ओनली. सो चार्ज का जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन पे आएगा, वेदर यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड वेदर यू हैव अ नेगेटिव चार्ज. सिंपल सी बात है. अच्छा, अब है हमारे पास कंपाउंड आयंस.
Compound ions में we would be having like that, like we have a sulfate ion. Sulfate is SO4 and the charge is 2 minus. अब इसमें हमें क्या करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर में आप कैलकुलेट करो, फिर आप ऑक्सीजन में कैलकुलेट करो। सल्फर में लेट्स सपोज सल्फर का प्रोटॉन नंबर इज 16 एंड द मास नंबर इज 32। तो अब 16 को अगर आप देखो तो इसका मतलब 16 आपको दो चीजें बताएगा, इलेक्ट्रॉन भी बताएगा, प्रोटॉन भी बताएगा, है ना। तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 प्रोटॉन्स हैं। ओके। अच्छा, अब अगर मुझे न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना हो तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? सल्फर का जो मास है ना वो 32 है। सल्फर का मास कितना है? 32 है। तो 32 में से आप इसके प्रोटॉन नंबर को सब्ट्रैक्ट करा दो, यानी 16 को। सो 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो इसमें आपको न्यूट्रॉन्स भी पता लग गए। अभी जो आपने वर्किंग की है ना वो सल्फर की है। किसकी की है? सल्फर की है। अब आप वर्किंग करोगे ऑक्सीजन की। ओके। और फिर आप इन दोनों को ऐड करवा दोगे, बड़ा सिंपल है। तो ऐड करवाने के बाद जो ओवरऑल आंसर आएगा ना वो तुम्हारा असल आंसर होगा, यानी वो होंगे तुम्हारे एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो कंपाउंड आयोन्स में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट इज सेम, थोड़ी सी वर्किंग जो है वो आ, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, अब अगर आप, मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया हुआ है दोनों को इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके, यानी ये सल्फर की वर्किंग है, ये ऑक्सीजन की वर्किंग है, देन आई हैव एडेड देम टुगेदर एंड द फाइनल आंसर इज जस्ट लाइक दैट, इट्स अ सल्फेट आयन। इट्स अ सल्फेट आयन। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक चीज मैं आपको और बताऊं वो ये कि 2 माइनस का चार्ज भी तो है इस पे। 2 माइनस का चार्ज भी तो है भाई। तो 2 माइनस के चार्ज से हम क्या करेंगे? सो ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे ना, आप उसमें दो और ऐड कर देना, सिंपल सी बात है। आप उसमें दो और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है भाई, है ना। जब आप उसमें दो और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा। अब मैं दो और क्यों ऐड कर रहा हूं? मैं दो और इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि 2 माइनस का चार्ज है, क्योंकि 2 माइनस का चार्ज है। बस आपने ये जो है ना, आपने इस चीज को देखना है। सही है जी, ओके। चलें आगे चलते हैं। अ, अच्छा जी, चलें। इसके बाद हम आते हैं, एक पास पेपर का क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 12 का। उसमें वो पूछता है कि वी हैव टू आयंस, नंबर वन इज द फॉस्फाइड आयन and number two is we have the sulfide ion। इन दोनों में क्या चीज सेम है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? क्या कहते हो? व्हाट डू यू थिंक? यस, व्हाट इज द सेम इन दीज टू? हम्म, बोलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। बोलो ना। सर पहले वाले पे पी -3 चार्ज और उसका लाइक दोनों का 34 हो जाएगा। दोनों, अब्दुल्ला क्या कहते हो? सर पहले वाले में एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कम है। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों में से, इन दोनों में व्हाट इज सिमिलर? व्हाट इज सिमिलर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? आप इन दोनों में कैलकुलेट कर लो ना यार। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन है। देन यू हैव टू सी कि इन तीनों में ऐसी क्या चीज सिमिलर है जिसकी वो बात कर रहा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन सिमिलर है ना। देखो 15 है ना प्रोटॉन नंबर, तो 15 + 3 18।
इसका 16 प्रोटॉन नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन और आगे, 16 + 2 ये भी 18। क्या कहते हो? है भाई, सही है। जी सर। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या सेम था? इलेक्ट्रॉन सेम थे। इन दोनों में क्या सेम था? इलेक्ट्रॉन सेम थे। इलेक्ट्रॉन सेम थे। तो ये क्वेश्चन है इस टाइप के, ताकि आपका माइंडसेट बन जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं भाई। इसी तरह से वी हैव इसी तरह से वी हैव इन May June 2013, in May June 2013 they have asked, okay, I'm going to give you the few elements like aluminium, that is 27 and 13. You are supposed to see the periodic table, और मुझे इसमें से बताइए कि किस चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीजें डिफरेंट हैं। किस किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ लाइक ऑल आर डिफरेंट? क्या कहते हो? तो आप इनमें कैलकुलेशन करो, सब में आप इनमें देखो, इलेक्ट्रॉन भी निकालो, प्रोटॉन भी देखो, न्यूट्रॉन भी देखो, देन यू हैव टू सी व्हिच इज द सेम course, then that would be your answer. Just look at the periodic table and tell me fast. जल्दी बताना भाई। सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? इन चारों में what is different, like which is in which option electrons, protons and neutrons all are different? तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है भाई? आप इसमें भी कैलकुलेशन कर लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब इन चारों में से देख लो यार किसमें ऑल आर डिफरेंट। इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी करो, बहुत आसान है यार ये तो। अब्दुल्ला कहाँ रह गए हो, जल्दी बताओ। जी एक सेकंड सर, मेरे पास तो टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने ऑनलाइन खोले और पीरियोडिक अरे टेबल। अरे अरे यार यार यार, भाई भाई भाई, ये देखो जरा, 13 and 27, 17 and 35, 16 and 32,
19 and 39. जल्दी जल्दी फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी। सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? भाई देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। प्रोटॉन कितने हैं? 13। न्यूट्रॉन कितने हैं? 27 माइनस 13 दैट इज 14। इसमें आ जाओ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, क्योंकि -1 का चार्ज है। 17 + 1। प्रोटॉन कितने हैं? 17। न्यूट्रॉन कितने हैं? 35 माइनस 17 दैट इज 18। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 + 2 18। प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 32 माइनस 16 16। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19 माइनस 1 20 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 19। न्यूट्रॉन कितने हैं? 39 माइनस 19 दैट इज 20। तो मतलब ये करेक्ट है ना? इसमें तीनों डिफरेंट हैं, 18 19 20। ये भी सेम, सॉरी ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी। तो सेम वाले नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिसमें ऑल आर डिफरेंट। मेरी बात समझ आ रही है आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये सुनो, जी सर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। हुरिया समझ आ रही है मेरी बात? जी। यस। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछें बेटा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो क्या कहते हो आप? जल्दी से बताना बेटा, टाइम नहीं लगाना। सर क्वेश्चन ऊपर करेगा, नजर नहीं आ रहा। थोड़ा और। सर सी। सी। अब्दुल्ला क्या कहते हो? सर सेम सी। आंसर इज डी फॉर डॉक्टर। देखो कैसे। देखो जरा, हमने इसको कुछ ऐसे किया, हमने इसको कुछ ऐसे किया कि अम, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें है, डी का प्रोटॉन नंबर इज 1, तो 1 + 1 2, क्योंकि -1 का चार्ज है। प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2, -1 1। ओके। इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करूं, अब मैं एक साथ कर रहा हूं, सही है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। ईच हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस, अब मैं ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर इज 8, इन्होंने दिया हुआ है 8, मैंने लिखा 8। अच्छा, प्रोटॉन पे आ जाते हैं जरा।
हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर भी एक। कितने हाइड्रोजन है? 3। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हैं? इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि +1 है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब जब मैं इसको टोटल करूं तो आपके पास आंसर आएगा 10। प्रोटॉन का आंसर आएगा 11। और न्यूट्रॉन, ना सॉरी, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन का आंसर आएगा 3 + 8, 11। और 11 में से 1 गया, आपके पास 10 बचा। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन ऑक्सीजन में है 8 और हाइड्रोजन में है 3 प्रोटॉन्स। 8 + 3 11। और न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो हाँ 8 आ गया, सही है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मोर 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 इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो गए। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, ये तो गलत हो गया। अब हम सी को चेक करते हैं। सी में भी मैं सारी चीजें एक साथ ऐड करके एक साथ लिख रहा हूँ, ओके। ओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। -1 भी है तो एक और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन डी में कितने हैं? 1। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन पे 16 - 8 8। ड्यूट्रियम पे 2 - 1 1। तो अब ये आपको मिला 10 9 9। ये भी गलत हो गया क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं। वो तो क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा बताओ जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाद फिर प्रोटॉन हो, उसके बाद फिर न्यूट्रॉन हो। यानी इसके कहने का मतलब ये है। ये बात समझ आ रही होगी आपको। अब आप ऑप्शन डी जैसे मैंने किया है ना, तो इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। अब आप इसी तरह से डी चेक कर लो। देखो क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसमें सारी चीजें अलग अलग आ रही हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बड़ा है। जरा चेक करो जल्दी से। सर आपने क्या बोला था? आपकी आवाज़ कट की थी। मैंने ये कहा कि इसमें आप चेक करो कि ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। अच्छा जी सर, एक सेकेंड। हाँ भाई, हो रिया क्या कहती हो? जी सर, सही है ऑप्शन डी। यस, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक इसमें कुछ कंडीशन ऐसी बन रही होगी, 10 इलेक्ट्रॉन्स 9 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। तो यस मोर सर। इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, सिंपल। अब अंदाजा लगा लो आपके, टॉपिक इज नॉट डिफिकल्ट, टॉपिक इज वेरी इजी इटसेल्फ। लेकिन बस ये चीजें आपको बिल्कुल आप समझ लोगे, पता ही पता होनी चाहिए आपको। अनदर क्वेश्चन इज दैट कि आई एम गोइंग टू गिव यू एन एलिमेंट एक्स whose who has 18 electrons and 20 neutrons. तो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये सिंबल किसका है? आर्गोन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, जरा देखिएगा।
व्हाट इज एक्स? आर्गॉन या कैल्शियम 2+ या K+, 19 and 39, 20 and 40 and 20, and 38 and 18. 38 and 18. Among these three, what is X? Who has 11, 18 electrons and 32 and 20 neutrons? क्या कहते हो? सर फर्स्ट वाला. First wala, argon, Sir, means it's that it has argon. 18 electrons and 38 minus 18, of course, this has 20 neutrons. So yes. So yes, X is argon basically. X is argon basically. Okay, good हो गया, good है, good है. अच्छा. सही है जी, ओके. चलें आगे चलते हैं अब हम. तो ये तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है. बस अब इसमें देख लीजिएगा आपके उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या क्या आपसे पूछता है, क्या क्या वो आपसे नहीं पूछता है और किस तरह से वो आपसे पूछ रहा है. बहुत अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा इसमें. ओके. अच्छा, फिर हम आते हैं जी. हमारे पास कुछ शेल्स का, कुछ सब शेल्स का कॉन्सेप्ट है. आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास. ओके. सो हम आ रहे हैं सब शेल्स पर. शेल तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. शेल तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. ओके. शेल्स तो हमने पहले से डिस्कस कर लिए हैं. सही है जी. तो अब अगर मैं इसकी बात करूं शेल्स की, तो जब हम आपको प्रोटॉन नंबर देते थे किसी भी एलिमेंट का, लेट सपोज सोडियम का मैं दे रहा हूं, तो आप लोग कैलकुलेशन कैसे करते थे उसमें कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 जो कि फर्स्ट शेल में आ गए हैं, फिर सेकंड शेल में 8 और फिर थर्ड शेल में 1. ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से. तो वो जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ शेल हुआ करती थी. लेकिन अब जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल या ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल करनी है. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट वी मस्ट नो each and everything related to the subshell and also the orbital. So I'm going to first explain what is subshell. नाम से अंदाजा हो रहा है आपको, नाम से अंदाजा हो रहा है आपको कि जो है द पार्ट ऑफ शेल, नाम से अंदाजा हो रहा है आपको द पार्ट ऑफ शेल इज सबशेल. अब इसका क्या मतलब है भाई पार्ट ऑफ शेल? ये तो ऐसा ही है जैसे कि अगर ये हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल है अपने घर की, और इसमें जो आपको 4 रूम्स नजर आ रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक यू कैन से सब शेल्स. R1, R2, R3, R4, these room numbers are the subshells. Okay. और ये जो पूरी बाउंड्री वॉल है, दिस इज द शेल. And what do we want? Basically, we want to find out the address of an electron, okay, where the electron is right now. क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से आप उसकी केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करोगे. सही है जी. तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. अब शेल जो आपके पास होते थे जब आप उसको ड्रॉ करते थे वो कुछ ऐसा होता था. फर्स्ट शेल देख लो आप, सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, कुछ ऐसा होता था शेल. अब इस शेल का साइज अगर आप देखो तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है. कहाँ है? एग्जैक्ट लोकेशन बताओ उसकी. एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट तो मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मतलब द एरिया इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो इतना बड़ा शेल है हमारे पास, तो हमने हमारे पास कुछ पोर्शन होंगे ना उसके. भाई आप घर में हो अभी, लेट सपोज, तो आप पूरे घर में एक टाइम में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो ना, किसी एक जगह हो गए आप,
किसी एक जगह हो गए। आपकी आदत है कि आप जब भी घर में आते हो बेडरूम में चले जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड द टाइम ओवर देयर। अब आपके बारे में एक माइंडसेट हो गया कि यार ये बंदा वहीं मिलेगा। भाई इलेक्ट्रॉन शेल में है, यस वी नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द शेल, बट शेल के जो अंदर भी हमने उसको सब डिवाइड किया हुआ है, डिवीजन की है अकॉर्डिंग टू द सब शेल्स। किस सब शेल में है वो? जैसे ये जो है वो किस रूम में है? R1 में है ना, रूम 1 में है ये। अच्छा, रूम 1 में मैं आ गया। अब रूम में भी तो जगह है ना। रूम में आप कहाँ हो? चेयर पे बैठे हो, बेड पे लेटे हो, सोफे पे बैठे हो, खड़े हुए हो, कोई काम कर रहे हो, कहाँ हो? तो रूम में भी आपकी एक स्पेसिफिक जगह होगी। अब आप देखो ना, हम कितना क्लोज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, कितना क्लोज हो रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो बेसिकली हमारा पर्पज ये है कि हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को फाइंड आउट करें। तो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने शेल देखा, फिर हमने सब शेल देखा, यानी कि फिर हमने रूम्स देखे। अब इस रूम में भी एक जगह है जहां पर आप खड़े हुए हो, वो प्लेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो कितनी चीजें हो गई हमारे पास? 3 चीजें हो गई हैं। अगर ये तीनों आपको पता हो तो इट मीन्स दैट आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस we need to know these things. According to your specification, we need to know these things. And then we will be moving on to the isotopes. अब आइसोटोप्स में क्या क्या चीजें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो है ये सबशेल वाला पोर्शन जो है, ये ऑर्बिटल वाला पोर्शन है, ये हमें काफी डिटेल डिस्कशन करनी है इसकी। सही है ना? इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हाँ यार सबशेल हो गए और बात खत्म हो गई हमारी। भाई जब हम आपसे पूछते थे कि शेल्स कितने होते हैं, तो आप कहते थे के, एल, एम और एन, 4 शेल कहते थे आप, है ना? लेकिन इसी तरह से सब शेल भी हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ओनली द नेम्स आर डिफरेंट, ओनली द नेम्स आर डिफरेंट। तो ये क्या है? एस, पी, डी, एफ, ये शेल्स हैं हमारे पास, सब शेल्स हैं। ये जो सब शेल आपको नजर आ रहे हैं ये शेल में ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये जो सब शेल्स आपको नजर आ रहे हैं ये यानी यानी यूं समझ लो कि ये भी क्या होते हैं? एस, पी, डी, एफ, ये भी 4 होते हैं। जैसे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी थी, ऐसे ही सब शेल्स में भी है। मैंने लिखा हुआ है ना, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये फिक्स है भाई, फिक्स है ये। जैसे शेल में फिक्स था वैसे ही सब शेल में फिक्स है, सिंपल सी बात है। ओके, और इससे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन उसमें पुट नहीं कर सकते हो, वो उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, फिर उसकी कैपेसिटी से ही बाहर हो जाएगा। उससे कम रख लो लेकिन उससे ज्यादा ना रखो। लेट्स सपोज अगर पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आप 4 रख लो, 5 रख लो आप। ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन 6 से ज्यादा अगर करोगे तो वो नॉनसेंस की बात है। भाई एक रूम है, उसमें गेस्ट की जो कैपेसिटी है वो है ही 50। अब उसमें 51 एक्स्ट्रा बंदा कैसे आएगा? जगह ही नहीं है, पैर से पैर रखने की जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो जितने भी सब शेल्स होते हैं, जितने भी शेल्स, हर एक की एक फिक्स कैपेसिटी होती है, हमें उससे एक्सीड नहीं करना, हमें उससे एक्सीड नहीं करना, वरना होता ही है कि वो जो आपके पास ऑर्बिटल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। वो जो भी सब शेल है आपका वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये है बात। फिर इस सब शेल के अंदर भी डिटेल है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में अभी आपको नहीं शुरू करवा रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा।